हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारा पहला वीडियो है उसके अंतर्गत उसके प्रारंभिक जीवन और उसको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से उसने राजधानी पर अधिकार किया और जलालुद्दीन के पुत्रों का वध किस प्रकार से किया और अमीरों को उसने अपने रास्ते से हटाने के लिए या फिर उनको सजा देने के लिए किस प्रकार से धन वसूली की थी, इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम उसके विजय अभियान या उसकी साम्राज्य विस्तार जो उसकी नीति किस प्रकार से अपनाई थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि अलाउद्दीन बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और प्रारंभिक सफलताओं के बाद सिकंदर महान की भांति विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा। इतना ही नहीं, वह एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, परंतु दिल्ली कोतवाल अल्लाउल मुल्क ने उसे नया धर्म संस्थापित करने की योजना को त्यागने तथा विश्व विजय के काम को हाथ में लेने के पूर्व समूचे भारत को जीतने की सलाह दी और अलाउद्दीन ने उसकी सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने का संकल्प किया। इन राज्यों पर आक्रमण करने के लिए उसने किसी उचित कारण अथवा बहाने की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें सबसे पहली बात थी उत्तर भारत की विजय, कि उसने उत्तर भारत जो है वहां पर कौन कौन से अभियान किए थे, जिसमें सबसे पहला था गुजरात का अभियान। कि उन दिनों गुजरात बहुत ही समृद्ध राज्य था और उसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी, जो कि बघेल राजा कर्ण के शासन था। वैसे तो कहा जाता है कि तुर्क आक्रमणकारी जो गुजरात जो उसके ऊपर कई बार आक्रमण कर चुके थे, परंतु इस राज्य को जीतने में उन्हें अभी तक स्थायी सफलता नहीं मिल पाई थी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेनानायक को उलुग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ में इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अनहिलवाड़ा को घेर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी उनके हाथों में पड़ गई, परंतु कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ आश्रय लिया और गुजरात के समस्त राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। गुजराती ग्रंथ मेरुतुंग और विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव के विश्वासघात के कारण तुर्कों को सफलता मिल गई और खंभात के मलिक नुसरत खां को काफूर नामक एक खूबसूरत दास मिला, जो कि आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से जाना गया। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया और जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ में विवाह कर लिया और काफूर को भी अपनी सेवा में रख लिया। गुजरात से प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना वापस लौट रही थी तो जालोर के निकट लूट के माल के बंटवारे को लेकर नव मुस्लिम जो कि भारत में बसे मंगोल थे उनमें विद्रोह हो गया। उन्होंने नुसरत खां के एक भाई और अलाउद्दीन के एक भतीजे सहित कई सैनिकों को मार डाला। वफादार शाही सेना ने बर्बरता के साथ विद्रोहियों का दमन किया, परंतु विद्रोहियों के कुछ नेता भाग निकले और उन्होंने हिंदू शासकों के यहाँ पर शरण ली। दिल्ली में भी विद्रोहियों के परिवारों पर बहुत ही अमानवीय अत्याचार किए। उनकी स्त्रियों का सतीत्व लूटा गया और बच्चों को उनकी माताओं के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि इतना पशुतापूर्ण कार्य की कटु निंदा उसने की है। इसके अलावा दूसरी बात आती कि रणथंबोर पर अभियान, कि अलाउद्दीन ने दूसरा आक्रमण रणथंबोर के प्रसिद्ध दुर्ग जो उसके ऊपर किया था। यहाँ पर चौहान वंशी हमीर देव का शासन था। रणथंबोर पर आक्रमण करने के मुख्य कारण इस प्रकार थे, जैसे कि यह भारत के सबसे शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से अत्यधिक दूर न होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। दूसरा कारण यह था कि यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय में चौहानों ने इस पर फिर से अपना कब्जा कर लिया था। तीसरा कारण यह था कि यहाँ के शासक हमीर देव ने सल्तनत के विद्रोही नव मुसलमान सरदारों को अपने यहाँ पर आश्रय दे रखा था। इसीलिए अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और शाही सेना ने रणथंबोर पहुंचकर दुर्ग की घेराबंदी कर ली और घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया और राजपूतों ने आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़कर भगा दिया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चला और मार्ग में तिलपत नामक स्थान के निकट सुल्तान के भतीजे अख्ता खान ने अलाउद्दीन पर घातक आक्रमण कर स्वयं सुल्तान बनने का स्वप्न देखा, परंतु उसने जल्दबाजी से काम लिया था। कहा जाता है कि घायल सुल्तान को मरा समझकर वह शाही शिविर में आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे सुल्तान जो था वो भी आधम का। अख्ता खां और उसके समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। रणथंबोर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी की। लगभग 1 वर्ष तक ये घेरा चलता रहा। इसी बीच अलाउद्दीन को अन्य समस्याएं जो उनका भी सामना करना पड़ा। उसे सूचना मिली कि उसके 2 भांजों बदायूं के सूबेदार उमर खां और अवध के सूबेदार मंगू खां ने विद्रोह कर दिया, परंतु शीघ्र ही उनके विद्रोह को कुचल दिया गया और उनके परिवारजनों तथा अनुयायियों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिनों बाद में सूचना मिली कि दिल्ली में भी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। हाजी मौला नामक एक अधिकारी ने दिल्ली कोतवाल का वध करके किसी सैयद को सिंहासन पर बैठा दिया और शाही सेना ने इन विद्रोहियों को भी मौत के घाट उतारकर शांति स्थापित
की थी। षड्यंत्रों और विद्रोह तथा लंबी घेराबंदी से परेशान अलाउद्दीन ने छल कपट से सहारा लिया और रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया। उसने हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया। राणा हमीर ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की और राजपूत स्त्रियों ने जोहर रचा। अधिकांश राजपूत सैनिक मारे गए। सुल्तान के आदेश से विश्वासघाती रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया और विजयी अलाउद्दीन दिल्ली वापस लौट आया। अगला आक्रमण उसने चित्तौड़ के ऊपर किया कि अब सुल्तान ने गहलोत राजपूतों की शक्तिशाली दुर्ग चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया। इस समय चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह शासन कर रहा था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली से रवाना हुआ और चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी। राजपूतों ने अपनी परंपरागत वीरता के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया और 8 महीने तक घेरा जारी रखा और सफलता नहीं मिल पाई। उधर राजपूत भी परेशान हो गए और अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और इससे पूर्व राजपूत स्त्रियों ने जोहर रचा। कर्नल टोड ने लिखा है कि सुंदरी पद्मिनी ने उस समूह का नेतृत्व किया जिसमें वह समस्त स्त्री सौंदर्य और यौवन शामिल था, जिसे तातारों की काम पिपासा द्वारा लांछित होने का भय था। राजपूतों की शूरवीरता से कुपित अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद कत्ले आम का आदेश दिया। परिणामस्वरूप लगभग 30,000 राजपूत मारे गए और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त करके सुल्तान दिल्ली लौट गया। रतन सिंह तो मारा गया, परंतु उसके एक वंशज हमीर देव ने खिज्र खां को इतना परेशान किया कि सुल्तान ने उसके स्थान पर राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया और 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद हमीर ने चित्तौड़ वापस जीत लिया। अगला आता मालवा कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के सूबेदार आइन उन मुल्क जो है उसको भेजा था और उसका कुछ भाग तो तुर्क लोग पहले ही जीत चुके थे। शेष भाग पर महलक देव का शासन था और उसका सेनापति हरचंद कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था, परंतु शाही सेना के साथ लड़े गए युद्ध में हरचंद मारा गया और हिंदू परास्त हुए। नवंबर 1305 ईस्वी में महलक देव लड़ता हुआ मारा गया और मांडू पर शाही सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद शाही सेना ने उज्जैन, धारनगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को जीतकर संपूर्ण मालवा पर दिल्ली का सल्तनत आधिपत्य जो है अधिकार जमा लिया और मालवा की शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान ने एक अलग सूबेदार जो उसको नियुक्त कर दिया। उसके बाद में उसने सिवाना और जालोर जो उसकी तरफ रवाना कि रणथंभौर और चित्तौड़ जो उसकी विजय के बाद भी पश्चिमी राजस्थान में सिवाना और जालोर राज्यों में राजपूतों का स्वतंत्र शासन कायम अभी भी था, जिसे साम्राज्यवादी अलाउद्दीन अधिक समय तक सहन करने के लिए तैयार नहीं था। 1308 ईस्वी में उसने पहले सिवाना पर आक्रमण किया और वहां का शासक शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद में जालोर पर आक्रमण किया। जालोर सिवाना से केवल 50 मील ही दूर था और वहां पर इस समय कानड़ देव शासन कर रहा था। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ लिखा है कि जो कि सही नहीं बताया जाता कि कानड़ देव ने प्रारंभ में सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ वर्षों बाद में विद्रोह कर दिया। तब अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि परिस्थितियां जैसी भी रही हो 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालोर पर जबरदस्त आक्रमण किया और कान्हड़ देव और उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और जालोर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। भयंकर युद्ध के बाद कान्हड़ देव का केवल एक संबंधी मालदेव बच गया, जिसने कुछ वर्षों के बाद सुल्तान की कृपा प्राप्त की और सुल्तान ने उसे चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत अलाउद्दीन के शासन जो उसके अंतर्गत आ गया और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर अधिकार हो जाने से उसे दक्षिण भारत को जीतने में भी काफी सहायता मिली, क्योंकि उत्तर से दक्षिण भारत को जाने वाले अधिकांश मार्ग जो थे वो इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर जाते थे। तो इस प्रकार से उसकी उत्तर भारत की विजय जो थी उसके लिए बहुत ही लाभदायक रही थी।